NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 12 ये डील करेगा ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड। लाइक ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम काफ़ी जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमिडिटी होती है तो कितने प्रकार की होती है, इसका रोल क्या है, ठीक है। अब एयर मास तो हमने पढ़ लिया था, एयर मास का भी काफ़ी रोल आएगा, ठीक है। वो अगर आपने नहीं देखे तो पिछला चैप्टर एयर मास से रिलेटेड ही था। हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन क्या है, क्या मतलब है इसका प्रेसिपिटेशन का, कितने प्रकार का प्रेसिपिटेशन होता है और कैसे कैसे प्रेसिपिटेशन होता है अक्रॉस द वर्ल्ड। हम टाइप्स ऑफ क्लाउड्स भी देखेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है वगैरह, कंडेंसेशन वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम चैप्टर 12 में जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे स्टार्ट करेंगे और एकदम इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये चैप्टर 12। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। अब चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। एक बेसिक चीज़ जो आपको यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा, देखिए अर्थ जो है हमारी उस पर ऑलमोस्ट अगर हम लें, अगर एक आंकड़ा लें तो 71% जो है वो वाटर है, ठीक है। जो एल्स जो बचता है उसमें जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आती है, ठीक है, उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आती है। अब ये तो आपको पता चल गया कि हाँ इतना है। अब वहीं पर आपने देखा होगा कभी कभी कि आप देखते हैं कि समुद्र वाले एरिया पर जाएंगे ना तो गर्मियों में रात के समय में आपको वहाँ पर घुटन सी महसूस होगी अगर आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं ना तो आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक तरीके से हवा में ओस दिखाई पड़ती है, जैसे कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में सर्दियों में होता है, ठीक है। हवा में जो ओस होती है ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी ज़रूर से, ठीक है। अब सुबह जब आप उठते हैं, लाइक अगर कहीं आप गांव में जाते हैं और आपने वहाँ देखा कि आप गए कहीं बाहर टहलने के लिए तो आपने देखा कि बाहर जो ना घास पर जो होती है जो मतलब छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं उनकी पत्तियों पर जो है ओस यानी वाटर ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। अब वो कैसे हैं, क्योंकि हवा में क्या है नमी थी और वो रात को जब कंडेंसेशन प्रोसेस हुई तो वो आकर नीचे सेटल डाउन हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही ओस जो है कंडेंस होती है फिर वो सेटल डाउन हो जाती है। तो इसलिए हमें वहाँ पर सुबह को हमें देखने के लिए मिलती है। देखिए कंडेंसेशन नहीं, यहाँ पर जो ना क्या होता है कि एक वाटर ड्रॉप जो होती है, एक वाटर ड्रॉप वो जब दूसरी के साथ ऐड होती है ना तो वो एक तरीके से जो है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, तब फिर वो हवा में सस्टेन नहीं रह पाती। जब वो हवा में सस्टेन नहीं रह पाती है तो वो जब सुबह को क्या होता है हमें पत्तियों पर इकट्ठी हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। समझ में आई आपको बात। अब देखिए, अब ये जो हवा में वाटर ड्रॉप्स होते हैं, वाटर वेपर होता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोला जाता है इसको, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही फिलहाल में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक तूफ़ान चल रहा है हमारे जो अरेबियन सी है ना, वहाँ पर एक काफ़ी भयंकर तूफ़ान आ रहा है, बाइपर जो है, ठीक है। बाइपर जो है उसका नाम है, जिसका नाम मतलब है डिज़ास्टर ना मतलब है बंगाली भाषा में बाइपर जो है, और बंगाली भाषा से अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका नाम है डिज़ास्टर या फिर क्लैमिटी, ठीक है। तो अब जो तूफ़ान है वो मैंने लास्ट क्लास में जब आपको टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन बताया था उसमें से वो किस में है आप मुझे ये बताइए, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी में आएगा ये जो बाइपर जो है, ये जो तूफान है किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है, टेम्परेट में आएगा या फिर ट्रॉपिकल में आएगा, ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा। चलते हैं अब आगे। अब ह्यूमिडिटी तो आपको समझ में आएगी कि जो हवा में सांद्रता प्रेजेंट होती है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, हवा में जो नमी होती है उसको हम ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। मगर ये जो ह्यूमिडिटी है ये भी दो प्रकार की होती है, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाटर वेपर, देखिए वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एनवायरनमेंट में। सस्टेन अगर वाटर वेपर रहती है तो कहीं ना कहीं बहुत रोल होते हैं वाटर वेपर के कि लाइफ को आगे बढ़ाती है, कहीं ना कहीं लाइफ को कहीं ना कहीं सस्टेन भी करवाती है, उसको आगे प्रोग्रेस भी करवाती है, ठीक है। अगर वाटर वेपर कहीं ना कहीं अगर हमारे एनवायरनमेंट से डिसअपियर हो जाए ना तो काफ़ी सारी जो रेडिएशंस है सूर्य की वो हमारे पास आएंगे। अलॉन्ग विद अदर एग्जाम्पल्स वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर वेपर की, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर,
तो वाटर वेपर जो है वो हाईली वैल्यूएबल कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो प्रोपोर्शन है, लाइक जो इसका मात्रा है, इसकी मात्रा है हर जगह वेरी करेगी। अब देखिए वहाँ पर अगर मैं बात करूँ शारा मरुस्थल की, तो वहाँ पर वाटर वेपर जो है वो नेग्लिजिबल, क्लोज टू नील पाई जाएगी, ठीक है। मगर वहीं पर अगर मैं इक्वेटोरियल, यानी जो इक्वेटोरियल रीजन है जिसे हम इक्वेटोरियल वेट भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, तो वहाँ पर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली है, ठीक है। एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ मार्कर। वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। और देखेंगे ना आप कि वहाँ पर जो है ना एकदम नमी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। खासकर जब आप अमेजोन जंगलों में जाते हो तो अमेजोन में आपको जो है ना अगर आप कभी गए हो, वैसे तो नहीं गए होंगे मुझे पता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर जो ना वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा हो जाती है रात के समय, क्योंकि दिन में क्या होता है कि दिन में होता है ट्रांसपिरेशन, मगर रात में जो है जो पेड़ पौधे हैं वो ट्रांसपिरेशन बंद कर देते हैं, ठीक है। उस समय पर वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है रात में बढ़ जाती है अमेजोन जंगलों में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इक्वेटोरियल वेट रीजन में भी होती हैं, ठीक है। जो टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन यानी ये देखिए अर्थ है, यहाँ पर ये इक्वेटर है, और यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन या फिर इक्वेटोरियल वेट रीजन, ठीक है। समझ में आपको बात? चलिए, अब ये जो है ना वैरी करती है 0 to 4% तक एटमॉस्फेयर में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो वाटर वेपर की ही रहती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, अब ये जो वाटर वेपर है तीनों ही स्टेट में पाई जाती है। अब आप पोलर रीजन्स में, पोलर रीजन्स यानी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये अर्थ है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर साउथ पोल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर वेपर होगी वो एकदम फ्रीजिंग स्टाइल में होगी, लाइक जो स्नो टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर स्नो वगैरह ज़्यादा फॉल होती है, तो यहाँ पर स्नोफॉल जो होती है तो वाटर वेपर जो है यहाँ पर क्या होगी कि जो एकदम क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगी, ठीक है, यानी ठोस सॉलिड में, ठीक है। वहीं पर आप यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में देखोगे तो यहाँ पर जो वाटर वेपर है यहाँ पर आपको लिक्विड फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। और वहीं पर आप किसी समुद्र में, यानी अगर आप इस वाले एरिया में जो समुद्री रीजन है यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसुलेशन की जो प्रक्रिया ना, द प्रोसेस ऑफ इंसुलेशन इज मोर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है इंसुलेशन, तो यहाँ पर वेपराइजेशन भी होता है। आप मैं वेपराइजेशन की बात कर रहा हूँ। जब आप अगर किसी बाल्टी वगैरह में या फिर किसी भगोने वगैरह में पानी लेते हैं ना, तो उसको फिर उबालते हैं, तो आपने देखा होगा भाप वाष्पीकरण जो होता है उसी को बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए, यहाँ पर मैंने यही लिख रखा है कि जो वाटर जो है वो एग्जिस्ट करती है एयर में तीनों ही फॉर्म में, दैट इज दी आइस और क्रिस्टल, लिक्विड और ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और गैसियस यानी वाटर वेपर। अब ये जो प्रेजेंस है वाटर की एटमॉस्फेयर में, ये कहीं ना कहीं इसने जो है ना लाइफ को एकदम अच्छे तरीके से अर्थ पर मेंटेन कर रखा है। लाइक हमारे पास जो ना हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर पाई जाती है, ठीक है। वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, पाई जाती है। अब जब सूर्य की किरणें यहाँ से यहाँ पर टकराती हैं, लाइक मानकर चलिए ये एक वाटर वेपर है, ठीक है, ये सूर्य की किरणें, एक तरीके से ये जो वाटर ड्रॉप है ना ये प्रिज्म का काम करती है। यहाँ से लाइट आई और यहाँ पर टकराई, ठीक है, और ये फिर इस लाइट को स्कैटर कर देगी अलग अलग एरियाज़ में, डायरेक्टली यहाँ नहीं भेजेगी नीचे अर्थ पर। अगर यहाँ कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं भेजेगी, तो कहीं ना कहीं स्कैटरिंग फिनोमेना जो होता है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इसी चीज़ से, ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरीके से होते हैं मतलब स्कैटरिंग फिनोमेना। तो यहाँ पर जितने भी रेज आती हैं ना, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रेज वगैरह जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं सूर्य से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कैटर हो जाती हैं या फिर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, जिससे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एटमॉस्फेयर में वो हीट अप हो जाती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए, और भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स या फिर कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो वाटर वेपर है कहीं ना कहीं प्रिवेंट करती हैं ग्रेट लॉस ऑफ हीट। अब इसका मतलब क्या है? तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, सपोज़ कि ये हमारी एक अर्थ की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर ये अर्थ की सरफेस है ऐसी, एक मिनट जस्ट सेकेंड, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी लेयर पाई जाती हैं। और वहीं पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इस तरीके के वाटर ड्रॉपलेट हैं जो एटमॉस्फेयर में हैं, अभी प्रिवेलिंग हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो अर्थ सन की जो रेज़ हैं वो आ रही हैं, ठीक है, काफ़ी सारी आ रही हैं, ठीक है, आ रही हैं, कुछ यहाँ टकराएंगे, कुछ यहाँ टकराएंगे, कुछ यहाँ टकराएंगे, कुछ यहाँ टकराई, ठीक है। अब कुछ यहाँ टकराएंगे, ये वाटर ड्रॉपलेट से टकराई, और कुछ जो है पेनिट्रेट हो जाएंगे अर्थ पर टकराएंगे सीधी की सीधी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अब क्या होगा कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये वाली, ठीक है, अब यहाँ पर जो टकरा गई, आपको तो पता ही है इंसुलेशन होता है, ठीक है, गर्मी में सबसे ज़्यादा होता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो उसमें जो इंसुलेशन है वहाँ पर लैंड मास सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ पर जो ना वेरिएशंस देखने के लिए मिलती हैं। अर्थ की जो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर है कहीं ना कहीं ये जो एटमॉस्फेयर है इसने क्या कर रखा है, एक तरीके से एक लेयर बना रखी है, कवर अप कर रखा है अर्थ को, ठीक है, कवर अप कर रखा है।
मगर क्या हो अगर अगर छोटा सा यहाँ बना देता हूँ, अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो और जो सन की रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पर पड़े, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है कहीं ना कहीं अर्थ की जो सरफेस का टेम्परेचर है वो हज़ारों डिग्री सेल्सियस में पहुँच जाएगा अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा। ठीक है, हज़ारों डिग्री सेल्सियस में पहुँच जाएगा, या फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे तो। ठीक है, हो जाएगा ना। हार्मफुल रेज जितनी भी हैं वो सारी की सारी सीधी अर्थ पर आएंगी, कोई भी मतलब पेनिट्रेशन नहीं होगा, सॉरी कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, डायरेक्टली पेनिट्रेशन होगा अर्थ की क्रस्ट तक। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाएगी अर्थ की क्रस्ट पर। अब मगर जब ये एटमॉस्फेयर है तो इसने क्या कर रखा है कि जितने भी हार्मफुल रेज आते हैं ना, पहली जो ओजोन लेयर है जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है वो कुछ हार्मफुल रेज जो होती हैं उसको पेनिट्रेट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर पेनिट्रेट कर देती है। ठीक है, फिर उसके बाद काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर पाई जाती हैं। अब ये क्या करते हैं, कुछ रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, पेनिट्रेट, सॉरी यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं स्कैटर आएगा, कुछ स्कैटर कर देते हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसी से क्या होगा कि जो हार्मफुल रेज हैं वो हम तक नहीं पहुँच पाती। ठीक, हम तक नहीं पहुँच पाती, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो हीट आ रही है ना, हीट आ रही है तो इससे क्या होता भाई, सिंपल सी बात है ना, हीट जो आ रही है इससे क्या होगा, लाइफ सस्टेन करेगी। मगर अगर ये सारी चीज़ें ना होती, पहली चीज़ जितनी जल्दी, जैसे कि रेगिस्तान में होता है ना कि जितनी जल्दी रेगिस्तान गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है, तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस चलती कि जो अर्थ का टेम्परेचर है बहुत जल्दी गिरता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत जल्दी गिरता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो लाइफ यहाँ पर होती नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड मानकर चलो अर्थ है ये, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ तो जो रेडिएशंस है, कुछ जो मतलब सूर्य की किरणें हैं वो रोक लेती हैं, वो मतलब उनको जो है स्कैटर कर देते हैं, उसको धरती तक आने नहीं देती हैं, अर्थ की क्रस्ट तक। मगर अगर जो वो मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थ की खुद की नहीं होती तो क्या होता, सीधी की सीधी जो रेज थी वो डायरेक्टली अर्थ पर पड़ती, और अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी अर्थ का जो टेम्परेचर था सरफेस का भी वो बहुत इंक्रीज हो जाता। वो तो शुक्र है कि हमारी अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो सूर्य से आने वाली काफ़ी सारी जितनी भी रेडिएशंस हैं उनको स्कैटर कर देती हैं, आने नहीं देती। ठीक है, अब जब आने नहीं देती तो अर्थ का खुद का एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। अब खुद का जो एटमॉस्फेयर है तो क्या होता, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता कि जो हीट है ना, हीट नहीं होती यहाँ पर, बिल्कुल भी हीट नहीं होती। और अगर ये वाटर वेपर नहीं होते एटमॉस्फेयर में और ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह और ओजोन लेयर नहीं होती, पहली चीज़ कि रात के समय में जहाँ पर रात होती वहाँ पर टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, वहाँ पर बर्फ़बारी होने लग जाती है। दूसरी चीज़ कि फिर क्या होता, दिन के समय में टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि वहाँ पर लाइफ नहीं रह पाती, ना तो ज़्यादा बर्फ़ में रह सकती है ना फिर ज़्यादा गर्मी में रह सकती है। ठीक है, अगर अब दूसरी बात ये कि अगर अर्थ का खुद का ये एटमॉस्फेयर ना होता, तो अर्थ भी तो रात को रेडिएट होती है, अपनी हीट निकालती है। ठीक है, जितना हिस्सा गर्म हुआ होता है दिन में सूर्य की किरणों के द्वारा, वही हिस्सा रात शाम को क्या होता है, ठंडा होना चालू हो जाता है, और रात को 12 बजे तक पूरी की पूरी जो दीवारें वगैरह हैं सब ठंडी हो जाती हैं। तो फिर अर्थ की जो रेडिएशन है वो हमारे अंदर मतलब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैप्चर हो जाती है। इसी से एक हीट बैलेंस बनता है जिसको हम हीट बजट बोलते हैं। ठीक है, वही कहीं ना कहीं लाइफ सस्टेन कर रखता है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ की जो रेडिएशन थी डायरेक्ट पेनिट्रेट कर जाती है मतलब स्पेस में, और अर्थ पर कुछ भी एटमॉस्फेयर में कुछ भी गर्माहट नहीं रहती और एकदम ठंडा ठंडा हो जाता, तो फिर बर्फ़बारी होती है और फिर यहाँ पर फिर दोबारा लाइफ का कोई रहना मुमकिन नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले पार्टिकल्स इंक्लूडिंग वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को एज इट इज़ बनाए रखने में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि वाटर वेपर जो है कहीं ना कहीं जो ग्रेट लॉस ऑफ हीट को बचाता है। ठीक है, अर्थ की खुद की भी हीट है। ठीक है, और जो हीट है उसी के कारण हम यहाँ पर जीवित हैं, अदरवाइज़ अगर ये हीट ना होती, अर्थ का खुद का एटमॉस्फेयर में अगर ये सारी प्रोसेस ना चलती तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। तो हम यहाँ पर थे, तो दूसरा है हमारा द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, अब देखिए वाटर वेपर कैसे इवेपोरेशन को अफेक्ट करती हैं। लाइक मानकर चलिए इक्वेटोरियल वेट रीजन की बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है और ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारी इक्वेटर। ठीक है, अब ये है टेम्परेट जोन। ठीक है, देख समझ में आया। अब मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ ये हमारी इक्वेटर बीच वाली, और ये ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब ये क्या करती है वाटर वेपर जो है कहीं ना कहीं जो है एक मिनट थोड़ा सा दिमाग में देखिए, कभी कभी जो है ना काफ़ी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। ठीक है,
कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मानकर चलिए समुद्र है, समुद्र वाला एरिया है, ठीक है, समुद्र वाला एरिया है, और यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट वाला एरिया है, ठीक है, ये सी लिख देता हूँ और ये यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। अब ये जो समुद्र वाला एरिया, सी वाला एरिया, यहाँ पर इवेपोरेशन होता है ऑब्वियसली, जहाँ पर पानी होगा वहीं पर इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण, ठीक है। समर में क्या हो रहा है कि सन की रेज डायरेक्टली पानी पर पड़ रही है और यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है। अब मानकर चलिए वाटर वेपर यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, हवा में, ऊपर एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो सन की जितनी भी रेज यहाँ पर पड़ेंगी, यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस भी होगी, बादल बनेंगे ऊपर जाकर, तो फिर यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ तो एनर्जी सूर्य से आने वाली बादल ही एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर कुछ को स्कैटर कर देंगे, कुछ ही पेनिट्रेट कर पाएगी। जब यहाँ पर हीटअप नहीं होगा, इस समुद्र वाले एरिया में हीटिंग नहीं होगी, यानी टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, तो वहाँ इवेपोरेशन कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। इसलिए ज़्यादातर जो होता है, जो हमें जो बारिश होती है दिखाई पड़ती है इक्वेटोरियल रीजन में, वो समुद्र वाले एरिया में ज़्यादातर दिखाई देनी पड़ती है, ठीक है, और उसके आसपास के जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है। अब वहीं पर जो इन बिटवीन जो बिटवीन जो कॉन्टिनेंट पड़ते हैं, कॉन्टिनेंट वाला एरिया, इनके बीच वाला एरिया, तो वहाँ पर तो वाटर है नहीं, वाटर की इतनी प्रेजेंस नहीं है, तो वहाँ पर हीटिंग हो रही है, तो वहाँ पर जो भी पानी प्रेजेंट होगा ना, थोड़ा बहुत जितना भी होगा, वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, इवेपोरेशन होगी, ऊपर वाष्पीकरण होगा, बाद जब हवा में पानी की मात्रा जब इंक्रीज होगी, इवेपोरेशन हो रहा है, तो ऊपर जाकर कंडेंसेशन प्रोसेस होगी। कंडेंसेशन प्रोसेस यानी जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है ना, वो आपस में धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी, तो वो आपस में मिल जाएंगे, तो एक बूंद बना लेंगे, दैट इज दी वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट बनाएंगे। फिर ये ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है इनको, ह्यूमिडिटी क्या होगी अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इवेपोरेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ये बात आपको समझ में आई? चलिए, नहीं समझ में आई तो एक बार ज़रूर रिपीट कीजिएगा। चलिए, अब तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक चेंजेस को भी ये डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया नहीं इक्वेटोरियल रीजन में बारिश होगी, तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे हैं ना वहाँ पर, फिर क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, पहले इवेपोरेशन हुआ, फिर उसके बाद ऊपर जाकर कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, वहाँ पर बारिश हुई, फिर उसके बाद बादल जो थी, बादल की जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी थी वो एकदम लो हो गई, फिर वहाँ पर खाली एकदम क्लियर स्काई हो गया, फिर वहाँ पर इंसोलेशन दोबारा से स्टार्ट होगी, फिर वहाँ पर समुद्र वाले रीजन पर दोबारा इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा इवेपोरेशन स्टार्ट होने से जो वाटर जो वेपराइज हो गया, और वेपराइज होने के साथ साथ ऊपर उठता गया, ऊपर फिर दोबारा से कंडेंसेशन प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद दोबारा प्रेसिपिटेशन उसी एरिया में हो गया, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश उसी एरिया में होगी, दोबारा का ढक लिया, तो वहाँ पर इवेपोरेशन रेट को भी तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रहा है। मैंने जब आपको प्रेसिपिटेशन वाला एरिया पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेशन ऐसे ही अफेक्ट होता है, ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं वो इसी प्रकार से आते हैं वाटर ड्रॉप के। मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाया था वाटर ड्रॉपलेट के बारे में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और अ प्लेस इन अ रीजन इंडिकेट द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ दैट एयर फॉर प्रेसिपिटेशन। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, एयर पुअर इन वाटर वेपर कंटेंट मेक्स आवर बॉडी स्किन। आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय में क्या होता है कि एयर में जो ना एकदम नमी नहीं होती बिल्कुल भी, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में आपने ये महसूस करा होगा। और अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे ना सर्दियों वाले एरिया में, यानी जनवरी के महीने में, तो वहाँ पर आपको देखेंगे एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और वो कहीं ना कहीं स्किन को क्या कर देती है, एकदम सुकड़ी हुई से बना देती है, एकदम खिंचाव टाइप, लाइक उनमें एकदम बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं वो जो है ना, आपने देखा होगा एसी में भी अगर आप बैठते हैं तो वो आपके पसीने को भी सोख लेती है, ठीक है, और आपकी स्किन को एकदम ड्राई बनाती है, ड्राइनेस आ जाती है एकदम स्किन में। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ठीक है। अगर वाटर वेपर नहीं है ना, तो वहाँ पर जो है ड्राइनेस होगी बिल्कुल, और आपकी स्किन भी एकदम ड्राई हो जाएगी। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे किसके, वाटर वेपर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमिडिटी तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। क्या है कि जो ह्यूमिडिटी है, वी कैन से दैट द टर्म ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एक समय पर किसी पर्टिकुलर एयर में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। द चेंजेस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर टेक्स प्लेस थ्रू द रेडिएशन। ये तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वेटनेस भी होगा, वेटनेस यानी ड्राइनेस, वेटनेस वगैरह यानी गीला गीलापन सा, ठीक है। चलिए मैं आपको अब ह्यूमिडिटी बताता हूँ। ह्यूमिडिटी तो आपको पता चल गई कि हवा में पानी की नमी की जो सांद्रता, नमी की जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या वो ज़्यादा है या कम है। तो उसको मापने के लिए तो हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे, बट ह्यूमिडिटी इसी को बोलते हैं कि मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, दो डेफिनेशन है। द इनविजिबल वाटर वेपर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर एट एनी टाइम एंड प्लेस इज टर्म्ड एट ह्यूमिडिटी, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टर्म ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन एयर, ठीक है। चलिए अब ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमिडिटी तो समझ में आ गया आपको। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पहले हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में। इसे हम AH से डिनोट करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है?
अब सपोज़ कीजिए कि ये एक अर्थ है, ये एक अर्थ की कॉन्टिनेंट है, लाइक कोई भी अर्थ का क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट मान लीजिए, ऊपर की सतह जहाँ पर सब लोग रहते हैं, जहाँ पर बसापत हो सकती है, ठीक है, ये मान लीजिए ओशियनिक क्रस्ट नहीं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब यहाँ पर ये जो हवा जो है ब्लो कर रही है ना, ठीक है, ये हवा जो ब्लो कर रही है, अब इसमें जो है नमी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हवा ब्लो कर रही है, इसकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है ना, वो है 10। अगर यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, वहीं पर अगर इसका टेम्परेचर हो जाता है 42, तो इन एंड अराउंड इसकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यही होती है कि उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन, और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, किसी भी एरिया में। अब ये जो एयर है यहाँ पर जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी वो होगी 42 के अराउंड, यानी 43 या फिर 44 के अराउंड, ठीक है, इतनी ही इसकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगी। यानी कैपेसिटी का मतलब है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब इसमें, इस एयर में जो हवा पानी की मात्रा आ सकती है ना, वो 44% तक आ सकती है, 44% तक आ सकती है, अगर यहाँ का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यहाँ का इस कॉन्टिनेंट का, इस पूरे एरिया का टेम्परेचर, ठीक है। वहीं पर ये बात आपको समझ में आ गई। अगर किसी का 5 है, कहीं पर 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पर इसकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगी ना, वो अराउंड होगी 5 पॉइंट समथिंग के अराउंड इसकी कैपेसिटी होगी, फिर ह्यूमिडिटी की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लिखत में दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ी सी टेंशन ना हो, ठीक है। ये होते हैं ह्यूमिडिटी इज कैटेगराइज इनटू 2, ठीक है। पहली होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज वेरिएबल एंड चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑब्वियसली प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, क्योंकि पोलर रीजन में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर कितना होता है, माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पर माइनस में, वहाँ पर स्नोफॉल होती है, ठीक है, कंडेंसेशन वहाँ भी होती है, मगर वो साइकिल ऑफ द, मैंने जब आपको पढ़ाया था कि जो विंड्स टाइप्स ऑफ विंड्स पढ़ाई थी, पीरियडिक विंड्स, वेस्टर्लीज, दैट इज द जो जेट स्ट्रीम बोलते हैं उन्हें, ठीक है, और जो ट्रेड विंड्स बनाई थी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो ये सारी चीज़ जब मैंने आपको बताई थी, तो यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो एक हवा का जो एयर मास है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है। तो वहाँ पर यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी यहीं पर, अगर नहीं समझ में आती है तो पिछला वाला चैप्टर जरूर जाकर देखिएगा। द एबिलिटी ऑफ एन एयर टू होल्ड वाटर डिपेंड्स एंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि वाटर कितना जो है, एक पर्टिकुलर एयर मास है एक पर्टिकुलर जगह पर, वो कितना वाटर वेपर अपने में कंटेन कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। अब जो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एयर की जो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, वो भी इंक्रीज़ होगी। मैंने आपको बताया ना कि अगर 5 है तो अराउंड 5 पॉइंट समथिंग होगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। और अगर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है तो अराउंड 44 डिग्री और 43 डिग्री का अराउंड उसकी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑफ एन एयर रिजल्ट इन द चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज चेंज इन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी चेंज आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। आप देखिए, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड द सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है, कि वो कितना होल्ड कर सकता है, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैपेसिटी इन अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर टू द अमाउंट ऑफ स्पेस क्लाउड कंटेन एट सैचुरेशन, ठीक है। यही बात बता रखी है कि ये वही कैपेसिटी है जो एक एयर के द्वारा ऑक्यूपाइड करी जाती है, फिर उसके बाद वो क्लाउड कितना और कंटेन कर सकता है, उतना, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है जितनी कम होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा वो उसमें ऐड कर सकता है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द एयर कैन होल्ड डेफिनेट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्लाउड है, कोई यहाँ पर ये चीज़ है, ये इसके ऊपर की जो एयर है वो 42 डिग्री तक ही अगर अपने में सहन कर सकती है, तो ऊपर जाकर ये 42 ही तो रहेगी, इसमें कंडेंसेशन हो जाएगी, फिर ये अपने में और ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएगी, ठीक है, अपने में और ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएगी। सपोज़ मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि मानकर चलिए वाटर समुद्र पे ये ऊपर एयर मास है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाटर की कैपेसिटी, यहाँ पर जो एयर की कैपेसिटी है ना, वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो है जस्ट सपोज 39,
39, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर वो 39 अराउंड ही है, ठीक है, 39 है। अब यहाँ पर ये 39% तक ही वाटर वेपर जो है कंटेन कर सकता है अपने ऊपर, अपने अंदर। धीरे धीरे जैसे जैसे कंटेन करता जाएगा ऐसे ऐसे ही जो है ना ये क्या होता रहेगा, ये क्या है, इसकी जो फिलअप होता रहेगा, ये वाटर वेपर से फिलअप होता रहेगा। मगर अगर टेम्परेचर और इंक्रीज़ होता तो इसकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और फिर इसका हो जाएगा +1 40 डिग्री तक, यानी 40% तक और ज़्यादा, मतलब 40 जो वाटर वेपर है वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है। फिर जब जैसे जैसे ये कंटेन करेगा फिर धीरे धीरे ये ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, क्लाउड का जो रूप है वो धर लेगा, ठीक है। अब इसमें 40 आ गई है, 40 है इसमें। अब अगर यहाँ से दोबारा इंसुलेशन हो रहा है, यहाँ से दोबारा इंसुलेशन हो रहा है, दोबारा इसमें अगर ऐड होता है ना जाकर, तो ये सीधा का सीधा इसकी जो यहाँ पर ये हो जाएगा सैचुरेटेड, यानी अब इसमें और ज़्यादा नहीं आ सकता। अनसैचुरेटेड का मतलब यहाँ पर जो है 39 है, 39 में से यहाँ पर जो है इकट्ठा कर पाया है तकरीबन 35, और ये 35 ही ऊपर पहुँच गया। यहाँ पर ये 35 जो है ऊपर पहुँच गया, 35 ही ऊपर पहुँच गया। अब ये 35 तक ऊपर पहुँच गया, मगर इसकी जो कैपेसिटी है वो है 39। तो यहाँ पर ये जो है ना और 3 ऐड कर सकता है, 4 ऐड कर सकता है, 4 और ऐड कर सकता है, तो उसके बाद ये बन जाएगा सैचुरेटेड, ठीक है। अभी ये है अनसैचुरेटेड, ठीक है। जब 4 ऐड कर लेगा तो बन जाएगा सैचुरेटेड, जैसे कि ये है सैचुरेटेड। जब ये सैचुरेटेड हो जाएगा तो उसके बाद ये अपने अंदर और ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएगा। अगर और ऐड करेगा तो उसके बाद यहाँ पर बारिश हो जाएगी तुरंत की तुरंत। उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, बारिश को होने को, ठीक है, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये होता है आपका ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी यही होती है कि अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी यही है, ठीक है, कि यहाँ पर 39 जो है ये 39 है, ऊपर जो गया ये, ठीक है, यहाँ पर ये इकट्ठा कर पाया कितना, इतनी इकट्ठा कर पाया 35, फिर इसके बाद ये ऊपर हवा में चला गया, ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर इसकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो है 39, ठीक है, मगर यहाँ पर इसकी जो परसेंट है अभी वो 35 है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, कि इसमें और कितना ऐड हो सकता है, ठीक है। समझ में आपको बात? चलिए, अभी तो ये है अनसैचुरेटेड, जब इसमें 4 और ऐड कर देंगे ना, 4 और ऐड कर देंगे तब इसके बाद हो जाएगा ये सैचुरेटेड। मगर सैचुरेशन का मतलब यही है कि अब इसके बाद ये और ज़्यादा अपने में ऐड नहीं कर सकता। अगर ऐड होगा तो उसके बाद सीधी प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा यानी रेन चालू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा लिखित में पढ़ लेते हैं। when the above situation is attained, जब ये मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है, जब ये इसमें और 4 ऐड हो जाते हैं तब उसके बाद उस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट एयर कैन होल्ड डेफिनेट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। वो डेफिनेट क्वांटिटी, अगर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ जो वाटर वेपर है वो ऐड हो गई उसके बाद उसको बोला जाएगा सैचुरेटेड, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच गिवन सैम्पल ऑफ एयर बिकम्स फुल्ली सैचुरेटेड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट बोला जाता है जब वो सैचुरेटेड होता है, क्योंकि उसके बाद अगर उसमें कुछ भी ऐड हुआ तो तुरंत बारिश होनी चालू हो जाएगी। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एन एयर एट अ सैचुरेशन पॉइंट इज 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, मगर जब क्या नाम है उसमें 39% थी, ठीक है, और उसमें 35% थी, तो उस टाइम उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अराउंड जो थी वो 80 to 83% उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, ठीक है। मगर जब इसमें 4 और जोड़ दिए, 4 और प्लस कर दिए तो उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई पूरी की पूरी 100%, ठीक है। क्या समझ में आपको बात? चलिए, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर ऑफ द एयर गोज डाउन। टेम्परेचर जब नीचे जाता है ना तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। व्हेन मॉइस्ट एयर इज एडिड टू इट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेज, क्योंकि उसमें जो फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बढ़ती जाएगी ना, और जब टेम्परेचर जब डिक्रीज होता जाएगा तो ऑब्वियसली फिर जो है ना जो क्लाउड है वो और ज़्यादा भिजा यानी सिकुड़ता चला जाएगा, फिर उसके अंदर और ज़्यादा उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम होती चली जाएगी, सर, ठीक है। सॉरी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती चली जाएगी और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। आप दोबारा देखिएगा इसको, अगर आपको नहीं समझ में आया, मुझे पता है दोबारा देखनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर के बारे में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था चैप्टर 12 का, ठीक है, NIOS ज्योग्राफी। आपको कैसी लगी वीडियो? डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है ना कि सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है, आप मुझसे पूछ लो डायरेक्टली। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, सो दैट कि यू गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। तभी आपको मिलेगी जब आप इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक और अच्छे भले टॉपिक के साथ, इन्फॉर्मेशन ज्ञान के साथ, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।